7 बजे की बहस में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और आप देख रहे हैं देश का सवाल। गांधी एक ऐसे ऐतिहासिक किरदार हैं जो वक्त और देश के दायरों से परे हैं, जो दुनिया में महात्मा बुद्ध के बाद शांति और अहिंसा के सबसे बड़े दूतों में से एक माने जाते, जो आज भी दुनिया में भारत के सबसे बड़े ब्रांड हैं। क्या इसीलिए चुनाव आते ही गांधी बीजेपी और कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं? इसलिए गांधी और उनकी विरासत में सियासत कोई अवसर खोजती रहती है? क्या ये माना जाना चाहिए कि बड़े ब्रांड वैल्यू की वजह से स्वच्छ भारत अभियान और ग्राम स्वराज के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस से महात्मा गांधी को राजनीतिक तौर पर टेक ओवर करने की कोशिश की? वहीं कांग्रेस की राजनीति तो गांधी के नाम पर ही टिकी हुई है, जबकि महात्मा गांधी ने आजादी हासिल होने के बाद कांग्रेस का काम पूरा होने की बात कही थी। इसके पीछे उनका तर्क ये था कि कांग्रेस पार्टी का काम अब खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी सियासत के लिए पार्टियां गांधी पर अपने अपने दावे क्यों करती हैं? इन दिनों देश भर में चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है और महात्मा गांधी की विरासत को लेकर जबरदस्त जोर आजमाइश चल रही है। एक तरफ कांग्रेस जहां इस विरासत पर कब्जा बरकरार रखना चाहती है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी गांधी को अपना बताने में पूरी तरह से जुटी हुई है। देश का सवाल यह है कि आज का सवाल यह है कि आखिर गांधी की विरासत पर सियासत इस देश में क्यों हो रही है? शायद इसीलिए कि आज प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के गढ़ से कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव का शंखनाद जरूर कर दिया और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति के साथ साथ संकल्प भी लिया गया। बैठक में संकल्प ये लिया गया कि बीजेपी और आरएसएस की फांसीवाद और घृणा की विचारधारा को हराया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा और गठबंधन जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गांधी जी के ऐतिहासिक दांडी मार्च की सालगिरह के मौके पर इकट्ठा हुए। 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मोदी के गढ़ से राहुल गांधी ने जबरदस्त वार किया प्रधानमंत्री मोदी पर और पूरी की पूरी बीजेपी सरकार पर। वहीं दूसरी तस्वीर 58 साल बाद ये मौका आया है जब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो गुजरात में कर रही है, जो कि मोदी का गृह जनपद है। और वहीं तीसरी तस्वीर बैठक के बाद एक भव्य रैली हुई जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने वार किया मोदी सरकार पर। और चौथी तस्वीर गुजरात में प्रियंका गांधी जरूर गरजी। 8 मिनट के भाषण में उन्होंने जवाब दिया राष्ट्रवाद पर। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर भी महामंथन चल रहा है कांग्रेस के भीतर। तो गांधीनगर की रैली में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इस बार 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। दोनों विचारधारा गुजरात में है। एक और महात्मा गांधी हैं जिन्होंने अपना जीवन देश को बनाने में लगा दिया, जबकि दूसरी तरफ वो शक्तियां हैं जिन्होंने गांधी की विचारधारा को कमजोर करने का काम किया है। इनका इशारा साफ तौर पर बीजेपी पर था। तो बड़ी बातें कही राहुल गांधी ने, मोदी सरकार पर वार किया। क्या क्या कहा राहुल गांधी ने आज की गांधीनगर की रैली में, आप सुनिए। तो राहुल गांधी का मोदी सरकार पर जबरदस्त हल्ला। पुलवामा के गुनहगार मसूद अजहर को किसने छुड़ाया? बीजेपी की सरकार 1999 की सरकार में छोड़ा गया। नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जबकि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इस तरह की बात की है। सबसे ज्यादा इस सरकार में उद्योगपतियों का कर्ज माफ हुआ है, जबकि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए था। अनिल अंबानी राफेल क्या कागज का हवाई जहाज भी नहीं बना सकते। एक बार फिर से राफेल को लेकर हल्ला बोला राहुल गांधी ने। तो एक तरफ तो कांग्रेस बापू के घर पर CWC की बैठक कर चुनावी रणनीति बना रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने बापू की स्मृति में एक ब्लॉग जरूर लिखा है और इस ब्लॉग की बातें हम जरूर आपको बताएंगे। कांग्रेसी संस्कृति और परिवारवाद पर जमकर निशाना साधा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ब्लॉग के जरिए। तमाम बड़ी बातें कही हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बताया कि कांग्रेस की संस्कृति और परिवारवाद जिस तरह देश से सामने आया, ये बिल्कुल विपरीत है गांधी जी की विचारधारा के। तो ये हम आपको ब्लॉग का ये पूरा अंश बता रहे हैं जो कि प्रधानमंत्री ने लिखा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की संस्कृति की गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत हो चुकी है। बापू ने कहा था, मेरे लिए भारत की असली आजादी वो है जब देशवासियों में भाईचारे की अटूट भावना हो। गांधी जी ने हमेशा अपने कार्यों के माध्यम से ये संदेश दिया
कि असमानता और जाति विभाजन उन्हें किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। दुख की बात यह है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित करने में कभी संकोच नहीं किया। सबसे भयानक जातिगत दंगे और दलितों के नरसंहार की घटनाएं कांग्रेस के कार्यकाल में हुई। बापू ने 1947 में कहा था कि समाज का नेतृत्व करने वाले सभी बुद्धिजीवियों और नेताओं का कर्तव्य है कि वो भारत के सम्मान की रक्षा करें, चाहे उनका राजनीतिक रुझान कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी दल से जुड़े हुए हों। अगर कुशासन और भ्रष्टाचार फलता फूलता है तो देश के गौरव की रक्षा नहीं की जा सकती। कुशासन और भ्रष्टाचार एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। हमारी सरकार ने भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन देश ने देखा है कि कैसे कांग्रेस और भ्रष्टाचार एक दूसरे के पर्याय बन गए हैं। आप किसी भी सेक्टर का नाम ले लीजिए, आपको वहां कांग्रेस का एक घोटाला जरूर नजर आ जाएगा, चाहे रक्षा, टेलीकॉम और सिंचाई का क्षेत्र हो या फिर खेल के आयोजनों से लेकर कृषि, ग्रामीण विकास क्षेत्र, कोई भी सेक्टर कांग्रेस के घोटालों से अछूता नहीं है। बापू ने त्याग की भावना पर बल देते हुए ये सीख दी थी कि आवश्यकता से अधिक संपत्ति के पीछे भागना ठीक नहीं है, जबकि कांग्रेस ने बापू की इस भावना के विपरीत अपने बैंक खातों को भरने और सुख सुविधाओं वाली जीवन शैली को अपनाने का ही काम किया। ये सुख सुविधाएं गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं की कीमत से जुटाई गई। चलिए बहस की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पूरा पैनल जुड़ चुका है। शुरुआत करते हैं बीजेपी से। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव जेटली साहब आप जुड़े हैं, आलोक शर्मा हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं, पूर्विन पटेल आप हमारे साथ जुड़े हैं, जनरल सेक्रेटरी एंड स्पोक्स पर्सन पाटीदार समाज से अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई स्टूडियो से। वहीं एसके दत्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप नोएडा से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस पूरी बहस में। और शुरुआत मैं करना चाहूंगी राजीव जेटली आपसे। कब हमारे देश में चुनावों को लेकर मुद्दों पर बहस होगी, क्योंकि गांधी एक ब्रांड बन चुके हैं, कम से कम यहां पर महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाना चाहिए और इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव है तो चुनाव में आप बखूबी मुद्दों पर चर्चा कीजिए, लेकिन यहां पर गांधी पर चर्चा हो रही जो कि गलत है। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बोली। बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। बापू क्यों हथियार बना करके आप राजनीतिक सर्वाइवल नहीं कर सकते। बापू की विचारधारा के साथ अगर आप आगे चलेंगे तो ये मुमकिन है कि आप राजनीति में कोई अच्छे कदम उठा सकते हैं। बापू ने कहा था कि मुझे जातिवाद से नफरत है, बंटवारे से नफरत है, लेकिन आप देखिए गुजरात के अंदर क्या हुआ। पाटीदार के नाम पर बापू की धरती पर जाकर बापू के लोगों को बांटने का कार्य किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर बापू जी कहते हैं कि मुझे गरीबी से नफरत है, तो गरीबी के साथ प्यार किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। क्यों कहते रहे 70 सालों तक अगली बार आएंगे तो गरीबी हटाएंगे? क्यों कहते हैं हमें गरीबों से प्यार है, गरीबी से प्यार है? गरीबी दूर करने की जो मुहिम थी, जो बापू का स्वप्न था, उसको कांग्रेस ने कभी अडॉप्ट नहीं किया। आज प्रियंका गांधी ने अपने 8 मिनट के भाषण में जो कि देशभक्ति बताई है, वो एक तरह से पैरेलल दिख रही है मोदी जी के राष्ट्रवाद पर, क्योंकि आपने राष्ट्रवाद को एक मुद्दा बनाया है पुलवामा अटैक के बाद। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं होती? ना कांग्रेस मुद्दों पर चर्चा करती है, ना बीजेपी मुद्दों पर चर्चा करती है। चुनाव मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, गरीबी पर लड़े जाना चाहिए। बताना चाहिए कि क्या गरीबी को दूर करने के लिए कदम उठाए गए थे। सवाल बताना चाहिए जिनके पास सीडब्ल्यूसी की बैठक में सवाल पूछा गया है कांग्रेस की तरफ से कि 15 लाख कहां गए सही, और जनता को ये इस बात से आकर्षित करने की कोशिश की है कि आप सही सवाल पूछिए उस सरकार से जिसने वादे किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि आपने वादे किए और पूरे नहीं किए। मैं तो कहता हूं देश की जनता कांग्रेस से 70 सालों से केवल सवाल ही तो पूछती आई है, उसके जवाब कहां दिए इन्होंने? हम तो कहते हैं हम जवाब देते हैं। मैंने आपसे मेरी बात पूरी नहीं होनी थी। मैंने कहा इस देश के अंदर गरीब व्यक्ति के पास, जिसके पास कफन के पैसे नहीं होते थे, कभी कल्पना करी थी आपने 5 लाख रुपए के बीमे के साथ उसको सुरक्षा मिलेगी? इस देश की महिलाओं को सिलेंडर मिलेगा? इस देश में हर मैनिफेस्टो जो बनता था उसमें लिखा होता था अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। कभी आपने देखा था बिजली आते हुए? पहली बार ये परंपरा किसने बदली? देश के प्रधानमंत्री ने बदली। पहली बार हर वो बदलाव आया जो 70 सालों तक मैनिफेस्टो का हिस्सा बन के रहता था।
पहली बार हम कहते हैं करिए चर्चा, खुली चुनौती देते हैं, करिए चर्चा। बताइए हमें, आपके बाद से क्या कांग्रेस अपने अगले मैनिफेस्टो में सड़कों का नाम ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। बिजली का नाम ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। किसानों को अगर कुछ सुविधाएं देनी है, जब पेंशन की बात करते थे, क्या पेंशन का नाम ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। हम तो कहते हैं कांग्रेस का मैनिफेस्टो खुली चर्चा बोलिए। आलोक शर्मा को शामिल कर लेते हैं। आलोक शर्मा, खुली चर्चा के लिए तैयार हैं जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्लॉक के जरिए इस बात का निशाना साधा हो कि आज की कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो विचारधारा नहीं है जो गांधी जी ने सोची थी। तो आप क्या कहेंगे? खुली चुनौती के लिए तैयार हैं जो कि बीजेपी की तरफ से दी जा रही है? मुद्दों पर चर्चा कीजिए ना, चुनाव मुद्दों पर लड़िए। देखिए, मैं समझता हूं देश में शायद पहले प्रधानमंत्री रहे होंगे जिन्होंने 5 वर्षों तक केवल पूर्ववर्ती अपने प्रधानमंत्रियों को और कांग्रेस पार्टी को कोसने के अलावा कोई काम नहीं किया होगा। गांधी जी की विचारधारा से बीजेपी और आरएसएस का क्या वास्ता रहा है पूरा देश जानता है। जिस आरएसएस की विचारधारा और प्रेरणा से गोडसे ने जिस गांधी जी की हत्या की और बीजेपी के तमाम लोग, चुने हुए सांसद और विधायक तक गोडसे का मंदिर बनाते हुए पाए गए, और आज ये गांधी जी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी साहब, दांडी यात्रा का वर्ष है ये, दांडी यात्रा में आरएसएस के या जनसंघ के कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? चलिए जनसंघ उस समय नहीं थी, आरएसएस के लोग तो बीजेपी की मुखबरी करते अंग्रेजों की मुखबरी करते घूम रहे थे। मोदी साहब, आज आप भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। आपने तो कहा था कि मैं जन लोकपाल लाऊंगा, बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मेरी सरकार। क्या हुआ लोकपाल का? कितने लोगों को आपने जेल में भेजा? आज भी आप कह रहे हैं कांग्रेस ने तिजोरी भर ली, तो आप क्या 4.5 वर्षों तक 5 वर्षों तक पकौड़े चल रहे थे? 2-4 लोगों को तो जेल में भेज देते। आलोक शर्मा जी, ऐसा लगता है कि कांग्रेस मौका खुद दे देती है बीजेपी को। आपने बरी कर दिया। बहस का और चुनावी रणनीति बनाने का कांग्रेस मौका खुद दे देती है। आपने शुरुआत की चायवाला से, चाय पे चर्चा हो गई, ठीक है। आपने शुरुआत की चौकीदार चोर है, चौकीदार चौकन्ना होकर पूरा डायलॉग बोला जा रहा है। मैं ये कह रही हूँ, ऐसा नहीं लग रहा कि आप सवाल का उत्तर सुनेंगे नहीं। नहीं, आप शांत बैठता हूं। ऐसा नहीं लग रहा कि आप मौका दे देते हैं बीजेपी को रणनीति बनाने के लिए? आप ही की ओर से मौका दिया जाता है। आपने जो पहला सवाल सुना, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसका उत्तर सुन लें? चलिए बताइए, बोलिए। मैं शांत बैठूंगा। नहीं, आप मौन रहने के लिए यहाँ पर बहस नहीं हो रही है। आलोक जी, आपको मैं ये सही विश्लेषण के साथ बोल रही हूँ। नहीं, आप कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है। सवाल पूछा, उसका उत्तर तो सुनिए। आप कहाँ चाय वाले पे पहुंच गए? मैं भी शांत बैठती हूँ। आज गांधी जी के ऊपर है, आपका क्या स्लोगन चल रहा है? गांधी की विरासत के ऊपर टॉपिक चल रहा है, आप चाय वाले पे पहुंच गए। नहीं, चाय वाले ने पूरे देश को किस तरह से गुमराह किया, पूरे देश ने देखा है। गांधी जी कहते थे महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि भाई, राज्यसभा से हमने महिला रिजर्वेशन का बिल पास कराया था, वो लोकसभा में क्यों अटका पड़ा है जबकि आपका पूर्ण बहुमत है? आप गांधी कर रहे हैं। आप कहते हैं कि साहब शहीदों की बात जो आपने की और तमाम चीजों की बात आज आप कर रहे हैं। कौन सा शहीद था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहादत दी? बीजेपी की आज तक चूहिया मरी हो तो बता दीजिए। एलईडी बल्ब कितने लगे ये बता सकते हैं। बेरोजगारी के आंकड़े नहीं है। किसानों के सशक्तिकरण के लिए क्या किया उसका उत्तर नहीं देंगे। लेकिन हरि मंदिर के पंडित जी ने मुहूर्त निकाल दिया, 2022 में डबल हो जाएगी। कोई बात नहीं कर रहा है। अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे भाजपा के कि बिजली आती देखी थी आपने? अरे भाई, 7 लाख गांव हैं। हर साल अगर 60 वर्षों को लगाए हमारे शासन में 10,500 गांव को बिजली एक साल में मिली है। जिस समय देश आजाद हुआ मात्र 20,000 गांव ऐसे थे जिनमें बिजली थी। आपकी स्पीड मात्र 4,500 व्यक्ति 4,500 गांव में आपने हर साल बिजली पहुंचाई है। हमारी स्पीड 10,500 गांव की है, फिर भी आप भाषण दे रहे हैं। नहीं, हम पूछना चाहते हैं मोदी साहब, आप अहिंसा की बात, गांधी जी का मूल मंत्र हिंसा था और आप तो अपने भाषणों में भी हिंसा रखते हैं, शाब्दिक हिंसा रखते हैं। आप अपने पूर्ववर्ती जितने प्रधानमंत्री होते हैं सबको कोसते हैं, आप अटल जी को भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे केवल ये बता दीजिए, दांडी यात्रा में आरएसएस। जवाब दीजिए राजीव जेटली, सिर्फ भाषण दिए जाते हैं? देखिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देखिए, पहली बात तो बिजली के पर उन्होंने बात कही। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि आपका चैनल पूरे देश में देखा जा रहा होगा और मात्र दिल्ली से 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर, मैं तो शहरों की बात बता रहा हूं, गांवों की बात नहीं बता रहा हूं, जहां पर बिजली के लिए लोग तरस जाते थे, जिनके घर में कनेक्शन तो थे लेकिन बिजली नहीं थी। वो महसूस कर रहे होंगे बदलाव, और वो ये भी देख रहे होंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता को शायद ये बोलने का अधिकार नहीं था, लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा, गांधी जी ने यह भी कहा था कि समान सबके पास शासन प्रणाली में समान अधिकार होने चाहिए। अब कांग्रेस के प्रवक्ता शायद ये भी बताएंगे कि
कि हमारी पार्टी के अंदर सभी के पास सम्मान अधिकार होते हैं। शायद सबसे सक्षम व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी में, अगर आज कोई इनकी नजर में कंसीडर होता होगा, जो पर्दे के पीछे नहीं बोल पाते होंगे, पर्दे के सामने अगर ये कह रहे हैं कि वही सक्षम है राहुल गांधी, अगर वो स्वप्न होता है शासन प्रणाली का, तो मुझे लगता है गांधी की विचार। चलिए, मैं पैनल में और भी लोगों के साथ इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहूंगी। जफर सरेशवाला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप मौलाना आजाद, शॉर्ट में बात रख रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बात रख रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि गांधी जी ने कहा कि पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, और किसी भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये निर्धारित करता है कि मैं कैसी नीतियां बनाऊंगा, मेरा कैसा व्यक्तित्व है, और मेरी व्यक्तित्व के हिसाब से ही मेरी राजनीतिक पार्टी चलेगी। अब आप ये सोचिए, जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व खुद घोटालों में फंसा हुआ हो, खुद बेल पर बाहर हो, क्या वो नीतियां बनाएगा और किस तरीके का एग्जाम्पल सेट करेगा उन कार्यकर्ताओं के लिए जो जमीन स्तर तक नीचे जाते हैं। तो मैं केवल ये बोलना चाहता हूं कि गांधी जी, बापू की जो नीतियां थी, बापू की विचारधारा को जहां पर चोट पहुंची, तभी बापू ने कहा 1947 में कि अब कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है, ये एक राजनीतिक दल है जिसने गांधी जी को अपना हथियार बना के। मैं छोटा सा उत्तर देना चाहूंगा यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको शामिल करूंगी आलोक शर्मा। इस बीच हमारे साथ जफर सरेशवाला जी जुड़े हैं। आप चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी से और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जफर सरेशवाला जी, स्वागत है आपका इस बहस में। लेकिन एक अरसे से गांधी के नाम पर बहस हो रही है और इस पर राजनीति भी होती है, इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम देखें रोजमर्रा की जिंदगी में, हम और आप खादी जरूर पहनते होंगे, याद जरूर करते होंगे महात्मा गांधी को, लेकिन यहाँ पर अगर विरासत है तो उसे विरासत की तरह देखा जाना चाहिए ना। उसे सियासत में क्यों तब्दील कर देती हैं राजनीतिक पार्टियां? आप मोदी जी को इतने अच्छे से जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी दांडी मार्च की वर्षगांठ पर इस बात का ब्लॉग लिखा। और चलिए, हमारा संपर्क टूट गया है जफर सरेशवाला से, उनके पास चलेंगे। लेकिन इस बीच एसके दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनके पास चलते हैं। दत्ता साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो विरासत है उसे संजो कर रखने की जरूरत है? उसके आधार पर रणनीति बनाकर यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज ये कोशिश करती हैं कि यहाँ पर पॉलिटिक्स होती रहे और इसी में ही उलझाए रखें, ताकि जनता जो सवाल पूछती है, तो फिर तो प्रियंका गांधी इस बात को पब्लिक डोमेन पे आज रख ही रही थी, तो आपको सही सवाल पूछने चाहिए। आप सही सवाल नहीं पूछते, जनता पे ही उन्होंने इस बात का सवाल दाग दिया। देखिए, प्रियंका वाड्रा जी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा और उसका पलटवार क्या हुआ है, वो बाद में उस विषय पे मैं आऊंगा। पर आपके जो बुनियादी सवाल है गांधी जी को लेके, मैं समझता हूं कि गांधी जी हमारे देश के एक विरासत है, हमारे देश के एक धरोहर है, हमारे देश की जो बुनियादी जो नींव है उसका एक स्तंभ है महात्मा गांधी जी। और गांधी जी ने बेशक 1946 में ये भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी को अब आजादी के बाद डिसबैंड कर देना चाहिए और उसका कोई औचित्य नहीं है आजादी के बाद कंटिन्यू करने के, ये भी गांधी जी ने कहा था। और उन्होंने ये बात कई बार कहा है, सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जी उस पर बाकायदा प्रकाशित है उनका खुद का बयान। तो कहीं ना कहीं पे मैं मानता हूं कि गांधी जी की जो अस्तित्व है उसको लेकर राजनीति आप अगर देखेंगे, इस राजनीति की शुरुआत बहुत पहले से हो गई थी। 1948 के बाद से ही लगातार जिस तरह से दो धारे में राजनीति बढ़ गई। यूं कहे कि जब से नोट पर छपना शुरू किया गांधी जी, मैं उसी पे भी आ रहा था मैं। और मैं मानता हूं कि जब दो धारे पे जब देश की पॉलिटिक्स बढ़ गई तो वहीं से राजनीति का भी शुरुआत हो गया और महात्मा गांधी जी को एक मोहरा की तरह इस्तेमाल किया गया है और वो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने जैसे कहा कि नोट पे जब गांधी जी का तस्वीर आ गया, प्रतिमा का चित्र आ गया, वहां से भी कहीं ना कहीं पे राजनीति की शुरुआत हुई। फादर ऑफ द नेशन के हिसाब से अगर उनको नोट पे उनकी प्रतिमा अगर लाया गया है तो वो तो सही था, सटीक था, पर उसके बाद जिस हिसाब से लगातार उनके तमाम सिद्धांतों को लेकर जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने लगाई है, वहां से राजनीति की शुरुआत हुई। एक और बहुत महत्वपूर्ण, ये होती रहेगी। मैं मानता हूं कि गांधी जी को अगर सही मायने में अगर श्रद्धांजलि देना है तो दोनों पार्टी को गांधी जी की जो आर्थिक नीति है
उन आर्थिक नीतियों पे चलने की आवश्यकता है, उन आर्थिक नीतियों को लेके जाने की बहुत बड़ी बात कही आपने। ये अगर कहेंगे तो कांग्रेस को भी 60 साल नहीं लगता गरीबी हटाने में, बहुत बड़ी बात कही। ये गरीबी हटाने में 60 साल नहीं लगता। भारत के जो वंचित लोग और ज्यादा वंचित हो गए गलत नीतियों के चलते। चलिए आपके पास लौटूंगी मैं दत्ता साहब, हमारे साथ तमाम दांडी मार्च को लेके आगे बढ़। हमारे साथ जफर सरेशवाला भी जुड़ चुके हैं जो कि मोदी सपोर्टर हैं और जाहिर सी बात है उनसे उनके पास चलेंगे। आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, लेकिन बस ब्रेक याद कर रहा है 89वीं वर्षगांठ है दांडी मार्च की। जी हां, जो कि 1930 में गांधी जी के साथ 80 सत्याग्रहियों ने एक यात्रा शुरू की थी, दांडी यात्रा, और उसके माध्यम से ये यात्रा आगे बढ़ी और देश ने जाना महात्मा गांधी के कामों को। ऐसे में राजनीति इस बात पर हो रही है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही हैं और गांधी जी के नाम पर कर रही हैं। जफर सरेशवाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ब्रेक से पहले हमने उनसे सवाल किया था। जफर सरेशवाला जी, सवाल ये है कि मुद्दों पर चर्चा कभी नहीं होती इस देश में, चाहे चुनाव हो या कुछ भी हो। इससे पहले दिसंबर में आपने एक बयान दिया था, राहुल गांधी के पक्ष में दिया था, कि आपने तारीफ की थी दरअसल उनकी कि कांग्रेस पार्टी की अब छवि कुछ ऐसी हो रही है कि मुस्लिमों की पार्टी नहीं हो रही है, वो हिंदुत्व का चेहरा बनते जा रहे हैं राहुल गांधी। और आपने कहा था उस वक्त कि बीजेपी की जमीन खिसक रही है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि महात्मा गांधी की सीख बीजेपी ने ली या कांग्रेस। यहां पर बीजेपी की वाकई क्या जमीन खिसकेगी अगर इन नीतियों पर अडिग नहीं रहे या मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई तो? देखिए, आपने जो महात्मा गांधी जी की बात की, ये बिल्कुल सही है कि महात्मा गांधी जी का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से रहा है और पूरी जिंदगी रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी इलेक्शन का जमाना है और इलेक्शन यानी हार और जीत का फैसला है, यानी किसी भी तरह जीतना है या हारना है। तो ये एड़ी चोटी का जोर लगाना हर पार्टी के लिए किसी भी तरह जीतने के लिए कुछ भी किया जाएगा, लेकिन यहां विरासत पर सियासत भी होगी। सुनिए भाई, होगी बिल्कुल। देखिए, इलेक्शन के जमाने में तो जीतना, आप देखिए ना कैंडिडेट कौन सा उतारते हैं पार्टी वाले, हर पार्टी वाले किस किस्म के कैंडिडेट को उतारते हैं। उनके एक स्लोगन है, विनेबिलिटी। और हम देखते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी का अगर आप लिस्ट उठाकर देखें तो हार्डकोर क्रिमिनल्स है या नहीं है। इसलिए इलेक्शन के जमाने में तो यही देखा जाता है भाई जीत कौन सकता है। यहां मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो है पहले कभी भी गांधी जी की बात नहीं करती थी जितनी अभी हो रही है। यह श्रेय नरेंद्र मोदी साहब को मैं दूंगा कि उन्होंने गांधी जी जो भी है, चाहे सिंबोलिज्म हो या न हो, लेकिन जो कांग्रेस के आइकन थे उनको धीमे धीमे, जैसे सरदार पटेल, भाई सरदार पटेल असल कांग्रेस पार्टी का आइकन क्या बीजेपी को डर है? धीमे बीजेपी ने उनको बीजेपी को किसी बात का डर है कि उनकी जमीन खिसक रही है तो वो गांधी जी के नाम पर सियासत होगी? नहीं, ये हथकंडा क्यों अपनाया जा रहा है, आप बताइए ना। देखिए, ये 2014, आप 2014 के पहले से नरेंद्र मोदी साहब ने गुजरात में गांधी जी की बातों को लेना शुरू कर दिया था। भले आप देखिए ना, स्वच्छ भारत जो आया उनका, वो तो 2014-15 में आया था, उसमें गांधी को इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूं कि ये कोई इलेक्शन के लिए नहीं है। ये बीजेपी पिछले 5-7 साल से गांधी जी या कांग्रेस पार्टी के जो आइकन है, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, जो ओरिजिनली कांग्रेस पार्टी के आइकन थे, लेकिन धीमे धीमे बीजेपी ने उनको हाईजैक किया है। तो ये तो होता रहेगा। तो कांग्रेस पार्टी के लिए अब जरूरी है कि वो कम से कम अपने आइकन को संभाल के रखें। और एक और बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि गांधी जी किसी की विरासत नहीं है, किसी एक पार्टी की विरासत नहीं है, वो फादर ऑफ द नेशन है, देश की विरासत। तो हर पार्टी को इस्तेमाल करने का पूरा हक है। पर यहां पर जफर सरेशवाला जी, इस्तेमाल क्यों? यहां पर अगर विरासत है तो संजो कर रखने की जरूरत है, सीख लेने की जरूरत है। महात्मा गांधी अडिग क्यों थे? महात्मा गांधी अडिग इस वजह से थे क्योंकि जो अनैतिक तौर पर अंग्रेजों के तौर पर शासन चलाया जा रहा था उसके खिलाफ थे, तो उन्होंने अपनी विचारधारा से उनके मन को बदला और अंग्रेज बिना हिंसा किए चले। लेकिन ये बहुत अहम है कि उनकी सीख को पार्टियां कहां लेती हैं? वो तो इस्तेमाल कर रही है, उनके नाम को इस्तेमाल कर रही है, जो कि बहुत विडंबना है इस बात की, इस देश की विडंबना है कि मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है। नहीं, ये तो देखिए हमारा प्रॉब्लम है ही। आप देखिए ना, हमारे इलेक्शन जो रियल हमारे जो इश्यूज हैं उस पर कहां लड़े जा रहे हैं। भाई जो जॉब्स है,
इकोनॉमी है, फार्म डिस्ट्रेस है, जो रियल इश्यूज है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एक साहब ने बहुत अच्छा फरमाया था अभी पहले कि गांधी जी की जो इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी गरीबों को एक अच्छे लेवल पर लाने की, यानी गरीबी खत्म करने का जो फॉर्मूला गांधी जी का था, और बिल्कुल सही है, अगर उस फॉर्मूला को कांग्रेस पार्टी ने अपनाया होता तो 60 साल के अंदर गरीबी नहीं रहती। तो बहुत सारी चीजें नरेंद्र मोदी साहब अगर फॉर्मूला अपनाया होता तो गरीबी नहीं रहती और बाकी जो कुनीतियां हैं वो भी ना रहती। ये मैं पूछूंगी कांग्रेस से सवाल जो आलोक शर्मा है, लेकिन इस बीच पूर्विन पटेल भी हमारे साथ जुड़े हैं पाटीदार समाज से। एक सवाल उनसे, उसके बाद आलोक शर्मा आपके पास आऊंगी। पूर्विन पटेल, हर पार्टी ये पुरजोर कोशिश करती है कि पाटीदार समाज को अपने पाले में खींचे, क्योंकि बहुत अहम था जब पाटीदार आंदोलन हुआ था तो उससे हार्दिक पटेल सामने आए और अल्पेश ठाकुर भी सामने आए, ऐसे युवा नेता भी सामने आए जो कि लगातार इस बात के हित की बात करते थे कि पाटीदार समाज की जो गांधी जी बात करते थे, उनके हित की बात करते थे, वो सामने आए। आपको क्या लगता है, आप इस पे सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या देंगे कि जिस तरह से विरासत पर सियासत होती है, ये देश को कहां ले जा रहा है, देश के भविष्य में कहां ले जा रहा है? आने वाले टाइम पे चुनाव सामने हैं, लोग एक राय बनाते हैं, चुनावी राय बनाकर वोट देने जाते हैं, तो आप क्या बोलेंगे इस पर? देखो, सबसे पहले तो मैं यही बात बोलूंगा कि अपने देश में कहावत है कि मान लो कि गरीब की थाली में जब पुलाव आता है तब देश में चुनाव आता है। तो ये सभी राजनीतिक दलों को मेरी एक सुझाव है कि हमारी देश की विरासत को अपने सियासी मामलों में इनको मत तोले, क्योंकि देख ले, गांधी जी है, पूरे देश की विरासत है, पूरा देश उनको फॉलो करता है। जब भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म नहीं हुआ था तब देश को आजादी करने के लिए गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। रही बात सरदार पटेल की, तो आज सरदार पटेल जी को भी वो यूज कर रहे हैं क्योंकि पटेल समुदाय से जुड़े हुए और पूरे उन्होंने देश को सभी 562 रजवाड़ों को एक करके अपने देश का निर्माण किया है। तो आज इन लोगों के आदर्श और मूल्यों को सभी राजनीतिक पार्टियों ने बेच दिया है। रही बात कांग्रेस की और बीजेपी की, मैं दोनों पार्टियों को बोलना चाहता हूं कि जब जब कुछ भी माहौल आता है, जब चुनाव आता है, तब इन हमारे देश के महान पुरुषों की जन्मतिथि याद आती है, उनके निर्माण दिन आते हैं, उनके कुछ किए हुए कर्मों के कुछ अच्छे जो दिन होते हैं वो याद करते हैं। आज जैसे कि 12 मार्च है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा, आज गांधी दांडी यात्रा का वर्षगांठ है, तो इसी दिन ये सियासी मामला उठाया जा रहा है। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। और लोग जब चुनाव में जाते हैं तो चुनाव के सभी मुद्दे होने चाहिए, जैसे गरीबी होनी चाहिए, देश के युवाओं के भविष्य के बारे में, उनके अभ्यास के बारे में चिंता होनी चाहिए, हेल्थ के बारे में चिंता होनी चाहिए, अपनी आर्थिक नीतियों के आधार पर चर्चा जो होनी चाहिए। ये सभी चर्चा होती नहीं है, बल्कि क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आक्षेप करते हैं, पलटवार करते हैं। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा था, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ कि जब पाटीदार समाज की हमारी बात हुई तब यही भारतीय जनता पार्टी भी चिल्ला के बोल रही है। तब कुछ 3 साल पहले हमने जब आंदोलन किया था तो हमारे बच्चों पर बहुत सारी लाठियां बरसाई, कम से कम 22 से 25 हजार लोगों पर केस कर डाला, सबको जेल में डाल दिया। तो जो भी ये था तो वो आज कर दिया। और दूसरी बात, जब ये माहौल गर्म हो रहा था, गुजरात में देखिए कितने कांग्रेस के एमएलए को खरीद रही है, कितने सांसद को खरीद रही है। तो ये सब खरीद फरोख्त का धंधा कर रही है। और 2-3 आलोक शर्मा, चुनाव आते हैं तभी तारीखें भी याद आती है महापुरुषों की और उनके काम भी याद आते हैं, उससे पहले कोई नहीं देखता। तो वही मैं उसके पहले कोई, जैसे ही अपना चुनाव खत्म हो जाएगा। सवाल मेरा आलोक शर्मा से है गांधी जी, और मुझे एक बात और याद आ रही है 2014 में, आलोक शर्मा, मुझे एक बात याद और आ रही है, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने बताया था कि अब तक जो देश चला रही थी वो नकली गांधी परिवार था। इस तरह से उन्होंने कटाक्ष किया था और जबरदस्त हल्ला बोला था और उन्होंने कहा था कि जो सिद्धांत गांधी जी ने सिखाए थे वो राजनीतिक पार्टी है, वो तो वही करेगी। आज कांग्रेस भी गांधी जी के नाम को यूज करेगी, हम गांधी परिवार से, हमारी विरासत है। ठीक है, आलोक शर्मा से जवाब ले लेते हैं। जी आलोक जी, नेता नहीं है, वो तो पूरे देश के नेता है, आप उनको तोल नहीं सकते। और कांग्रेस पार्टी को जब गांधी जी ने बोला था कि अपना देश, गांधी जी एक परिवार के नहीं है भाई, जरा भाई आपका बारी नहीं है, जरा सुन लीजिए भाई। जी अब बताइए। नहीं, गांधी जी हमेशा से देश के रहे हैं और जफर सरेशवाला जी ने जरूर बहुत अच्छी बात कही कि 2014 के बाद बीजेपी जो है पूरी तरह से इस तरह से उतारू है, तो सही बात है, तो सभी कुछ सिद्ध हो रहा है। 15 साल वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में, गांधी साहब की प्रतिमा पर किसी पर माल्यार्पण का फोटो आपके पास हो तो जरूर बताइएगा मुझे। आरएसएस हमेशा से गांधी जी की विचारधारा से लड़ती रही, आज गांधी की प्रो हो गए हैं ये लोग।
बात आती है कि गांधी जी की विचारधारा पर कौन चला। बार बार गरीबी की बात हो रही है। अरे भाई 32 करोड़ लोग थे, आज 132 करोड़ लोग हो गए। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए। 2 महाद्वीपों की जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर आई है, लेकिन कांग्रेस ने तो कुछ किया ही नहीं। 4.5 वर्ष की सरकार हो गई, 5 वर्ष की गरीबी रेखा क्या होती है सरकार तय नहीं कर पाई 5 साल में। पिछले यूपीए 1 और यूपीए 2 में 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, लेकिन कांग्रेस को कोसने का एक रिवाज सा हो गया है। मुद्दे की बात यह है, हमारा पूरा संविधान ही गांधी जी की जो मूल विचारधारा है उस पर आधारित है। गांधी जी के नाम का इस्तेमाल कौन कर रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। संवैधानिक संस्थाएं, ताकि सबको अधिकार मिले, ये गांधी जी की मूल आधार था। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने का काम किसने किया, वो देश जानता है। प्रधानमंत्री तो कांग्रेसी संस्कृति और परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं। अधिकार नाए, हम एजुकेशन निधि जी मुझे दोनों प्रधानमंत्री जी की भाषा में अब शब्दों में तो दम नहीं रहा। 5 साल से वो यही काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ कहा है क्या उन्होंने? उनको एलर्जी है गांधी फैमिली से, उनको एलर्जी है कांग्रेस से, इसका इलाज हमारे पास नहीं है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप कोई एक मिनट कोई एक कानून आप पैसा लाए हो, सूचना का अधिकार हो, शिक्षा का अधिकार हो, फूड सिक्योरिटी बिल हम लेकर आए वो पेंडिंग पड़ा है, महिलाओं का रिजर्वेशन पेंडिंग पड़ा है, केवल एक चीज चल रही है और वो ये है कि कांग्रेस को कैसे कोसा जाए। अभी कह रहे हैं सरदार पटेल ये थे और 182 फुट की प्रतिमा बना दी। पूछना चाहता हूं, सरदार पटेल के 2 बच्चे थे, बीजेपी के प्रवक्ता बैठ के उनके नाम बता के चले जाएंगे तो मैं मान लूंगा कि कौन थे ये, इनके सरदार पटेल से कितना लगाव है। वो दोनों लोग कांग्रेस से राज्यसभा के सांसद भी रहे, लोकसभा के सांसद भी रहे, और आरएसएस ने पूरी टीम भेजी गुजरात में मनी बैन को हरवाने के लिए कि सरदार पटेल की बेटी ये जीतनी नहीं चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के नाम पर भी यही हुआ। 25 साल से देखिए भारत रत्न नहीं दिया, भारत रत्न नहीं दिया। भाई 5 साल आपकी तो ये तो हथकंडे दोनों पार्टियां अपनाती है। दत्ता साहब, परिवार ने मना कर दिया, लेकिन देश भावनाओं में बहता नहीं, हम नहीं अपनाते कभी भी इस तरह की ओछी राजनीति हम नहीं करते। हम तो पूछना चाहते हैं सरदार पटेल को आपका कितना लगाव था, जरा बता दीजिए। मैंने एक उनकी बेटी का नाम बता दीजिए, बेटे का नाम जरूर बीजेपी के साथ बैठे वो बता कर जाएंगे। सरदार पटेल की इतनी विशालकाय मूर्ति बनवा दी, बोस जी को क्यों नहीं आपने भारत रत्न कहती है तो हमने तो सबसे ज्यादा योगदान किया। कांग्रेस ने क्या किया, अपनी सरकार में बनवा देते। मुझे मौका दीजिए बोलने का, शॉर्ट में मुझे मैं बहुत कम वक्त ठीक है दत्ता साहब आप कहिए। राजीव जी एक सेकंड हम तो पूछ रहे हैं आप थोड़ा शांत रहिए, बच्चों को कैसे हरवाया जाए, शांत रहिए और दूसरों को बोलने का मौका दीजिए। ये सच्चाई थी कि नहीं, दूसरों को भी बोलने का ठीक है। आलोक जी बात समझ में आ गई। दत्ता साहब आप मुझे केवल ये बता दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक साहब, सरदार पटेल के कितने बच्चे थे, जरा इतना बता दीजिए दत्ता साहब। वो विषय नहीं है, मैं विषय जो है उस विषय पे मैं टिप्पणी करूंगा इस चीज को लेके। जो विषय तो यही है ना, आप लोग आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आपने बात की है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो कभी कहते 600 करोड़ लोगों की वोट मिली, आप लोगों ने कभी 120 करोड़ मकान दे दिए मैंने, कुछ नहीं है इन लोगों को। केवल ने कभी सार्वजनिक नहीं किया है। सुभाष चंद्र बोस को लेके सुभाष चंद्र बोस को कौन सा 15 वर्षों में कभी एक बार भी कांग्रेस ने मोदी जी ने अपने भाषण में गांधी जी की नेशनल बड़ाई की वहां पर मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने सरदार पटेल को कभी सीधा सवाल पूछा है, जिसके हकदार थे सरदार पटेल। सरदार पटेल हो, चाहे वो अंबेडकर जी हो, चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मुख्यमंत्री तो आप ही लोगों ने बनाया, कांग्रेस गृहमंत्री तो आप ही लोगों ने, भाजपा के लोगों ने बनाया, डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश की। क्या भाजपा के आप ही लोगों ने बनाया होगा? भाजपा के लोगों ने उनको होम मिनिस्टर मुखर्जी कमीशन केवल अपने जो तमाम मुद्दे हैं, निधि ने बिल्कुल ठीक कहा, जो रिपोर्ट तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी के हैं, जीडीपी के, किसान की 10 साल की आपकी उनसे कैसे ध्यान भटकाया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी की मार्गी है इस काम में, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। क्यों नहीं लाए, इस चीज का जवाब दीजिए। तमाम जितने सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो जर्मनी में था, जो आपके दत्ता साहब एक राजनीतिक भाजपा के मेंबर हैं, भाजपा के प्रवक्ता बनने के लिए रोज प्रयास करते हैं, फिर राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठ जाते हैं। दुर्भाग्य तोड़ के पेश। आप भाजपा के मेंबर हैं कि नहीं? आप राजनीतिक विश्लेषक क्यों बन के बैठते हैं? आप भाजपा के प्रवक्ता बन के बैठते हैं, आपको उत्तर देंगे। आजादी के समय के जितने सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो अरे मैंने पूछा भाई सरदार पटेल के कितने बच्चे थे? दत्ता साहब इतना प्रवचन दे रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम?
सिर्फ नेहरू पूरे देश को कैसे गुमराह किया जाए, नौटंकी किया जाए, ये बीजेपी वालों से सीख ले कोई। हिस्ट्री जो है वो सिर्फ नेहरू जी से शुरू होती थी और जनसंघ का इतिहास यही फर्क है। इसके दत्ता, आलोक शर्मा, एक मिनट रुक जाइए। अगर पटेल जी को अगर हाईजैक कर लिया है, सुभाष चंद्र बोस को अगर हाईजैक कर लिया है, या फिर अंबेडकर जी को अगर हाईजैक कर लिया है, ऐसे कौन हाईजैक होगा? आलोक शर्मा, कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि नाम के पीछे की राजनीति होती है। ये बात है, नाम के पीछे की राजनीति बीजेपी भी कर रही है और कांग्रेस भी कर रही है, और इस बात से सब दरकिनार करते हैं, खंडन करते हैं इस बात का। देखिए, अगर हम तो कह रहे हैं ना, बीजेपी, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लीडर राजीव जेटली जुड़ गए, उन पर राजनीति करें, कौन मना कर रहा? राजीव जेटली। लेकिन जो लोग कांग्रेस में रहे, कांग्रेस की सरकार में रहेंगे, उनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब आपका कोई इतिहास नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए जवाब ले लेते हैं राजीव जेटली से। जी बताइए। मैं निधि जी केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कम से कम 20 बार एक प्रश्न उठाया और 20 बार ये पूछा कि मुझे लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बच्चों का नाम बताइए। ये मुझे लगता है पूरे देश की जनता देख रही होगी और सभी लोग ये बात सोच रहे होंगे, अरे भाई मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। और क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता क्योंकि सबको राहुल गांधी जी का नाम पता है। इसे कहते हैं वंशवाद। मैं नहीं कह रहा हूं, इन्होंने खुद उजागर कर दिया अपने वंशवाद का। अरे वो दोनों सांसद रहे हैं, किसी भी बच्चे राज्यसभा के सांसद भी रहे, लोकसभा के सांसद भी रहे। सुनिए बोला नहीं कि ये हारने चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमारा परिवार है। मैं तो आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। नहीं, आप बताइए ना क्या कैंडिडेट आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। 20 बार आपका क्वेश्चन उठाया के लिए 20 बार क्वेश्चन उठाया आपने। मैं कह रहा हूँ देश की जनता देख रही होगी, नहीं बताएंगे, देश की जनता देख रही होगी। तो आलोक शर्मा जी कह रहे हैं आप राहुल गांधी के अलावा किसी का नाम नहीं जानते। दुर्भाग्य तो ये भी है ना आलोक शर्मा जी, दुर्भाग्य तो ये भी है ना कि याद तभी करते हैं कि जब चुनाव आते हैं। महात्मा गांधी हो या सरदार पटेल हो, याद तभी किया जाता है जब चुनाव आते हैं और उस पर राजनीति भी हो रही है। साफ दिख रहा है इस बहस में। और हो क्या रहा है? निधि जी मेरी सार्थक बहस तो निकल कर सामने आ नहीं रही। करते हैं डिबेट को खराब करते हैं। पूरी बात नहीं, मेरे को पूरी बात करने दीजिए। ठीक है, बोलिए। मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, एक सेकंड मेरे को पूरी बात करने दीजिए। मैं केवल ये बोलना चाहता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। गांधी जी का सबसे बड़ा संदेश के लिए क्यों खड़े थे आप? आलोक जी देखिए, बहस पूरी खराब हो जाएगी, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कम से कम 2 मिनट ठहर कर फिर अपनी बात कहिए, फिर अपनी बात कहिए। सुभाष चंद्र बोस को आपने पिछले 5 वर्षों में भारत रत्न क्यों नहीं दिया? तो ऐसे तो समय खराब हो रहा है ना, किसको क्या बात समझ में आ रही है? सुभाष चंद्र बोस ठीक है, एक मिनट भारत रत्न क्यों नहीं दिया? ये चिल्लाने का मतलब मेरे पास आखिरी मिनट है, इस बहस को आगे क्लासिफाइड फाइल हम पूछ रहे हैं आपने क्यों नहीं दिया? देखिए दत्ता साहब, ये मौजूदा सरकार ये बहस सुभाष चंद्र बोस पे नहीं हो रही है। ये बहस सुभाष चंद्र बोस पे नहीं हो रही है। मॉडर्न इंडिया जो किताब सुन लीजिए, कांग्रेस ने, एक मिनट, कांग्रेस के मेरे पास के दौरान मॉडर्न इंडिया और मेरे पास आखिरी मिनट है। दत्ता साहब रुक जाइए, एक पेज है सरदार पटेल। दत्ता साहब रुक जाइए। और कम से कम 5 चक्कर मैं जफर सरेश वाला, मेरे पास आखिरी मिनट है, रुकिए। जफर सरेश वाला आखिरी सवाल आपसे है। मेरे पास अब और वक्त नहीं है इस बहस का, क्योंकि ऑलरेडी ये बहस का वक्त खराब हो चुका है अगर इस तरह आप लड़ते रहेंगे तो। जफर सरेश वाला, आप क्या देखते हैं आने वाले समय में? आपने जिस तरह से तारीफ की है कांग्रेस के अध्यक्ष की, राहुल गांधी की, क्या मैं इशारा समझूं? नहीं, ये मैंने कांग्रेस अध्यक्ष की तारीफ ऐसी नहीं की। मैंने कहा जो वो 4 साल पहले तो सुनिए, नहीं, मैंने उन पर लेख नहीं लिखा। मैंने कहा है उसमें कि जो वो 4 साल पहले थे तो उन्होंने काफी तरक्की की है, तो वो तो है। और मैं जो अच्छा करेगा तो उसकी तारीफ। सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि मैं सियासी पार्टियों से नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। मैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ हूं, मैं उन्हीं के साथ रहूंगा। रही बात बीजेपी की, तो ना मैं पहले बीजेपी में था ना अभी हूं, तो मेरा किसी सियासी पार्टी में जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मोदी साहब के साथ ताल्लुक है, पुराना ताल्लुक है जो हमेशा रहेगा। ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
क्योंकि ये बहस का जो हमारा मुद्दा था वो ये था कि विरासत के नाम पर किस तरह सियासत हो रही है और किस तरह महात्मा गांधी को याद करके हम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो ना इस बात की कोई सीख लेती हैं, लेकिन लगातार राजनीति इस पर बुलंदी के साथ हो रही है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और फिलहाल एक रुकना होगा ब्रेक के लिए देश का सवाल में, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं।